हेलो एंड वेलकम, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो शुरू हो चुका है फिट इंडिया का सफर। हम इस बुलेटिन में आपको आपके शहर, आपके राज्य की खबरें दिखाते हैं, वो खबर जो आपके लिए जाना बेहद ही जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि 1 घंटे के लिए ये बुलेटिन देख लिया तो अखबार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, दिन भर की जितनी भी बड़ी खबरें हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और चलिए सबसे पहली खबर आपको हैदराबाद से बता रहे हैं, जहां पर एक होटल में ऑफर के चलते अफरा तफरी मच गई। हालात वहां पर ऐसे पैदा हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आखिर होटल का ऑफर क्या था कि हंगामा इस कदर बरपा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हंगामा हो रहा है, सबसे आगे पहुंचने की होड़ लगी है, धक्का मुक्की हो रही है। आलम यह है कि पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। ये तस्वीरें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की हैं, जहां फ्री हलीम खाने को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल हैदराबाद के एक होटल ने रमजान के पहले दिन फ्री में हलीम खिलाने का ऐलान किया था। इसका लोकल फूड ब्लॉगर्स ने जमकर प्रचार किया और मौके पर भारी भीड़ पहुंची तो फिर हालात बेकाबू हो गए। सूचना पर पहुंची हैदराबाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात को काबू किया। इस दौरान वहां ट्रैफिक जाम भी लग गया। दरअसल रमजान के पहले दिन होटल प्रबंधन ने मुफ्त हलीम देने की घोषणा की थी। इसका असर ये हुआ कि सैकड़ों लोगों की भीड़ होटल पहुंच गई। चूंकि होटल प्रबंधन को इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, ऐसे में उसके हाथ पांव फूल गए। इस बीच भीड़ की वजह से अराजकता फैल गई और वहां हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और अगली खबर बिहार से है, जहां से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। बिहार तो ड्राई स्टेट है दीपिका, लेकिन यहाँ शराब की बोतलें लोग लूटकर भागते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ, शराबबंदी वाले बिहार में आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जो कि बार बार वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर के कई सवाल खड़े करती है। फिलहाल ये जो मामला सामने आया है वो जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। आ रहा है थाना, आ रहा है भगदड़ मची है, एक गाड़ी पलटी हुई है। सड़क हादसे के बाद मची भागम भाग की तस्वीरें बिहार के बगहा जिले से सामने आई हैं, जहां एक पिकअप वैन पलटते ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। ये देख आसपास के लोग मदद के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े। स्थानीय लोग जैसे ही पिकअप वैन के पास पहुंचे तो नजर पलटी हुई पिकअप के पास बिखरी शराब की बोतलों पर पड़ी। इसके बाद तो लोग मदद छोड़ शराब लूटने में व्यस्त हो गए। यूपी से बिहार पहुंची वैन के पलटने के साथ ही ग्रामीणों में शराब लूट मच गई। ग्रामीण पिकअप वैन पर रखी शराब की बोतलों को लेकर भागने लगे। जैसे इस घटना की सूचना जिले के धनहा थाना की पुलिस को मिली, दल बल के साथ पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने पिकअप और उसमें बची शराब को जब्त कर लिया है। पिकअप वैन यूपी से शराब की बड़ी खेप लेकर बिहार जा रही थी। यूपी से बचने के लिए गाड़ी पूरी रफ्तार में थी। इस दौरान पिकअप वैन बांध पर अनियंत्रित होकर बांध के नीचे पलट गई। और माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर के एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर आज मुख्तार अंसारी पर सजा का ऐलान हो सकता है। यानी कि आज का दिन काफी अहम है। अवैध हथियार मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार है और उसी मामले को लेकर के हो सकता है कि आज सजा का ऐलान हो जाए। फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस बनवाने का ये मामला है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी ठहराया है। इस समय बांदा जेल में कैद है मुख्तार अंसारी और आज सजा का ऐलान किया जा सकता है। अभी तक 7 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा चुकी है। फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस बनवाने का यह मामला है, जिसमें मुख्तार अंसारी को लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा। दीपिका, बीजेपी हमेशा सरप्राइज एलिमेंट लेकर सामने आती है। हरियाणा में देखिए, सभी चौंक गए। अचानक से इतनी सियासी सरगर्मी तेज हुई और सरप्राइज एलिमेंट यहाँ भी सामने देखने को मिला। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की जो कुर्सी है अब नायाब सिंह को सौंप दी गई है। आखिर इतना बड़ा फेरबदल पार्टी ने किया क्यों, इसके पीछे की वजह जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। पीएम मोदी सरप्राइज पॉलिटिक्स के सरदार माने जाते हैं। हरियाणा में भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हुआ है। एकाएक मनोहर लाल को कुर्सी से बेदखल कर
नायब सैनी को कमान सौंप दी गई। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। सैनी के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। आज सैनी को विश्वास मत की परीक्षा में पास होना है। सैनी ने दावा किया है कि उन्होंने राज्यपाल को 48 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है। अब जरा उस इलेक्शन को समझ लीजिए जिससे बीजेपी बहुमत साबित करेगी। बीजेपी 41, निर्दलीय 6, हरियाणा लोकहित पार्टी 1, कुल 48 विधायकों का समर्थन। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक जेजेपी के 5 विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं। ये विधायक आज दिल्ली में ही हुई जेजेपी की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि हरियाणा में अचानक 10 साल पुराने सीएम को बीजेपी ने क्यों हटाया? देश भर में एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। बीजेपी ने हरियाणा में अपने सहयोगी से नाता क्यों तोड़ा? इसके पीछे कौन सी रणनीति है? 2 महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव, 6 महीने बाद अक्टूबर में विधानसभा चुनाव। पहले लोकसभा चुनाव का गणित समझ लीजिए। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार चल रही थी और जेजेपी लोकसभा में 10 में से 2 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा की 10 में से 10 सीटें जीती थीं और इस बार बीजेपी का टारगेट 370 सीटों का है। बीजेपी यही चाहेगी कि इस बार भी 10 में से 10 सीटें वही जीते और वो कोई भी सीट पर समझौता नहीं करना चाहती है। जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने से बीजेपी को एक और फायदा हुआ है। हरियाणा में 25% जाट आबादी है और हरियाणा में कांग्रेस, आईएनएलडी और जेजेपी के बीच ही इन जाट वोटों को लेकर लड़ाई होती है। बीजेपी को पिछले चुनाव में जाट वोट नहीं मिले थे। उसके कई बड़े जाट नेता विधानसभा चुनाव हार गए थे। ऐसे में बीजेपी 2014 से ही नॉन जाट वोट बटोरने पर भी फोकस कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जिसमें मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद पे विवाद मामले के लिए आज का दिन काफी ज्यादा बड़ा है। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में आज 2 अहम सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक जैन की कोर्ट संख्या 91 में ये सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष बहस आज अपनी पूरी करेगा। मुस्लिम पक्ष की बहस के बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। मस्जिद की सीढ़ियों पर बने कृष्णकूप मामले में भी आज सुनवाई होनी है। कृष्णकूप की पूजा के अधिकार पर आज सुनवाई होगी। ये 2 मामले जिस पर आज सुनवाई होनी है। महेंद्र प्रताप सिंह की अर्जी पर सुनवाई होगी। कृष्णकूप मामले में जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष हैं महेंद्र प्रताप सिंह। तो ये 2 सुनवाई आज शाही ईदगाह, मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में होनी है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और चलिए अब बात करेंगे उस शादी की जिसको लेकर दिल्ली ही नहीं राजस्थान और हरियाणा में भी चर्चा हो रही है और हम लगातार इस पर अपडेट भी आपको दे रहे थे। गैंगस्टर काला जेठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी मंगलवार को एक दूसरे के हो गए। जी हाँ, शादी तो अब हो गई है, लेकिन इस शादी में क्या क्या खास रहा वो भी आप जानना चाहते हैं और साथ ही गृह प्रवेश अब जो होना है सोनीपत में, उसको लेकर के क्या जानकारी मिल रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां द्वारका स्थित संतोष पैलेस में गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी एक दूसरे के हो गए। हम आपको शादी की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। पहले गृह प्रवेश को लेकर आई खबर को जान लीजिए। कोर्ट ने गृह प्रवेश के लिए दी गई पैरोल को रद्द कर दिया। आज सोनीपत के जठेड़ी गांव में गृह प्रवेश के लिए नहीं जा पाएगा काला जठेड़ी। हरियाणा पुलिस ने की थी कानून व्यवस्था का हवाला देकर पैरोल रद्द करने की मांग। चलिए अब आप शादी की तस्वीरों को देख लीजिए। शादी के दौरान सुर्ख लाल जोड़े में नजर आ रही थी लेडी डॉन, जबकि काला जठेड़ी कुर्ता पायजामा और सदरी में था। उसके सिर पर लाल रंग की पगड़ी थी। चूंकि दोनों कपल गैंगस्टर हैं, इसलिए इस चर्चित शादी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। मौके पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो तैनात किए गए। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी गई। बैंक्वेट हॉल के आसपास की छतों पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहे। सभी पुलिस कर्मियों ने बॉडी कैमरा लगा रखा था। यहां आने वाले मेहमानों को मोबाइल लेकर अंदर जाना मना था। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने डीजे भी अंदर नहीं बजने दिया। हाईकोर्ट के आदेश के तहत गैंगस्टर काला जठेड़ी को मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की पैरोल मिली थी।
इसलिए 4 बजे से पहले ही सारी रस्में पूरी कर ली गई। तिहाड़ जेल से भारी सुरक्षा बल के साथ आया संदीप सीधे बैंक्वेट हॉल में पहुंचा। वहां जाने के बाद उसने अपने कपड़े बदले। इसके बाद स्टेज पर जाकर कुछ देर अपनी होने वाली पत्नी अनुराधा चौधरी के साथ बैठा। फिर दोनों शादी के मंडप में पहुंचे, जहां उसने लेडी डॉन को सिंदूर लगाया। आपको बता दें, आज लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग होनी है। मोदी सरकार की आज कैबिनेट बैठक होगी। पीएम मोदी आज बड़े फैसले ले सकते हैं। चुनाव ऐलान से पहले कैबिनेट की ये आखिरी मीटिंग होनी है। कैबिनेट के सहयोगियों का आभार जताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी देंगे पीएम मोदी। तो आज कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, जिस पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। लोकसभा चुनाव से पहले आज सरकार की ये आखिरी कैबिनेट मीटिंग होनी है, जिसमें कैबिनेट के सहयोगियों का आभार जताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी देंगे, कुछ चुनावी मंत्र भी देंगे। साथ ही साथ कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, सूत्र बता रहे हैं, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में अब बात करते हैं उस मौलाना की जो पहले तो ये कह रहा था कि भीड़ इकट्ठा करके गिरफ्तारी देंगे, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया, तो अपने ही घर से फरार हो चुके हैं। हम बात करें मौलाना तौकीर रजा की, जिसे बरेली पुलिस ढूंढ रही है। और बरेली पुलिस तौकीर रजा को कहां कहां ढूंढ रही है, कहां कहां दबिश दी जा रही है। आज कोर्ट में पेशी हो पाएगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। पहले गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ, फिर गैर जमानती वारंट जारी हुआ। आज तौकीर रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना है, लेकिन तौकीर रजा का कोई अता पता नहीं है, वो फरार है। कल तक जो भीड़ बुलाकर गिरफ्तारी देने का शोर मचा रहा था, वो तौकीर रजा गिरफ्तारी से बचने के लिए गनर छोड़कर भाग निकला। सुरक्षा को लेकर दोनों गनर तौकीर रजा के घर पहुंचे, लेकिन मौलाना ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। अब सवाल है, कहां है मौलाना? इस बीच आरोपी की लोकेशन दिल्ली में सामने आई, जिसके बाद सीओ के नेतृत्व में दबिश देने के लिए एक टीम दिल्ली पहुंची, लेकिन तौकीर रजा वहां से भी भाग निकला। कोर्ट के आदेश के मुताबिक आज तौकीर रजा की पेशी होनी है। अब ये जो NBW जारी हुआ है, अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ सकती हैं। हम तो न्याय कार्य कर रहे हैं, तो न्याय और माननीय न्यायालय के आदेश में जो कार्य कर रहे हैं, न्याय कार्य पे हमारा ध्यान है, बाकी क्या होगा। बता दें कि साल 2010 में जुलूसे मोहम्मदी के दौरान शहर में 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़की थी। कुतुबखाना बाजार चौराहे के पास सब्जी मंडी में दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों में आग लगा दी थी। इस दौरान पूरे बरेली शहर में सांप्रदायिक दंगे भड़कने की आशंका पैदा हो गई थी। शहर के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। कई दिनों तक पूरे शहर में कर्फ्यू लगा था। कोर्ट ने मौलाना को इन्हीं दंगों का मुख्य मास्टरमाइंड माना है। यूपी के फिरोजाबाद के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला एसडीएम औचक निरीक्षण के लिए अचानक पहुंच गई। ये जो महिला अधिकारी है, दरअसल वो घूंघट ओढ़े मरीज बन करके वहां पर गई थी, ताकि वो अस्पताल की जो हकीकत है वो जान सके। देखिए आप इस रिपोर्ट में पूरी खबर। कैसी बात इसकी ड्यूटी कर रहे हो, चेक करते आधा तुम्हारा स्टॉक वहाँ देखो कितना एक्सपायर्ड निकला है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले की महिला एसडीएम औचक निरीक्षण करने पहुंच गईं। निरीक्षण के लिए एसडीएम घूंघट में मरीज बनकर पहुंची थीं। उन्होंने आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर पर्चा बनवाया और डॉक्टर को दिखाने के लिए कतार में लग गईं। शुरू में उन्हें कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन जब खुलासा हुआ कि घूंघट वाली महिला कोई और नहीं बल्कि एसडीएम है, तो वहां मौजूद कर्मचारियों के पसीने छूट गए। फिरोजाबाद के स्वास्थ्य महकमे में अनियमितता, भ्रष्टाचार और खराब व्यवहार की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन एसडीएम सदर कृति राज के पास एक शिकायत आई कि जिले के दीदमई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुत्ते के काटने के इंजेक्शन नहीं लगाए जा रहे हैं। इसकी जांच के लिए एसडीएम खुद वहां पहुंच गईं। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे। हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे। कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे।
इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। इस दौरान एसडीएम ने अस्पताल में मौजूद लोगों से बात कर असल स्थिति का पता लगाया। 10:30 बजे ही आते हैं डॉक्टर, और एक बार अगर इन लोगों से पूछो तो नो बोलते हैं कि लिख के दे दे, तुम्हें लिख के दे। मेरा बच्चा उस दिन इतना परेशान था और बार बार ये इतनी एटीट्यूड में बात कर रहे हैं कि जी समझ लो। औचक निरीक्षण के दौरान एसडीएम को अस्पताल में काफी और व्यवस्थाएं मिली, जिस पर उन्होंने सख्त रवैये में कहा कि वो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। और बात कांग्रेस पार्टी की करें तो 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, लेकिन इस बीच बीजेपी को चुनाव के लिए बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। दरअसल कांग्रेस के इस लिस्ट में 3 ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाती आई है। एक बार प्रूफ मिल गया है बीजेपी को, और यही वजह है कि बीजेपी अब इसे भी चुनावी मुद्दा बना रही है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 43 नाम हैं। प्रियंका गांधी का नाम इस लिस्ट से भी गायब है, लेकिन परिवारवाद साफ साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट दिया है, तो वहीं राजस्थान के जालौर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और असम के जोरहाट से तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री मोदी हर रैली में इसी परिवारवाद का जिक्र करते हैं, जो इस लिस्ट में आपको दिख रहा है। जब कोई पार्टी परिवारवाद के शिकंजे में आ जाती है, तब उसे परिवार से ऊपर कोई नहीं दिखता। परिवारवादी मानसिकता नई सोच की दुश्मन होती है। परिवारवादी मानसिकता नई प्रतिभा की दुश्मन होती है। परिवारवादी मानसिकता युवाओं की दुश्मन होती है। अपने परिवार की रक्षा के लिए वो वही पुरानी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ आज यही हो रहा है। कांग्रेस परिवारवाद को लेकर पूरी तरह घिर चुकी है। आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है, या फिर इसे कांग्रेस की मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबर थी। इससे भी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी और नकुलनाथ को टिकट देना पार्टी की मजबूरी हो गई। बता दें कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में महज 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी और वो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। 2023 विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 1980 के बाद से छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ परिवार का कब्जा रहा है, क्योंकि पार्टी परिवारवाद से अलग किसी को टिकट देगी तो चुनाव में हार तय थी, और परिवारवाद को टिकट देने से बीजेपी को बैठे बिठाए चुनाव में मुद्दा मिल गया है। खबर बिहार के गोपालगंज से है, जहां मंदिर बनवाने को लेकर शुरू हुई लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरा मामला है क्या, देखिए इस रिपोर्ट। चीख पुकार मची है। मौत की वजह से मातम पसरा है, और ये सब हुआ है मंदिर बनवाने के लिए। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं, जहां मंदिर बनवाने के विवाद में पूरे परिवार पर तेजाब से हमला हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। ये शव उसी शख्स का है। मृतक का नाम कप्तान शाह है। 42 साल के कप्तान जो मछागर गांव में बजरंगबली का मंदिर बनवा रहे थे, लेकिन इसका विरोध पड़ोसी निर्भय पूरी कर रहे थे। पिछले साल दिवाली के मौके पर भी दोनों के बीच मंदिर बनवाने को लेकर विवाद हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम है ये मर्डर। मेरी माँ को, मेरा भाई लोग का, मेरा पापा को कुनिया में धमकी दे रहा था। और निर्भयपुरी है ना, वार्ड है, वो कहता है सबको मार देंगे। सुना आपने, आरोपी वार्ड सदस्य है और बार बार मारने की धमकी दे रहा था। अब सवाल है कि घटना की रात क्या हुआ और कैसे कप्तान शाह की हत्या हुई, आप खुद सुनिए। उसमें 10-15 आदमी थे, आगे पापा को लगने मारने लगे, और उसके बाद तेजाब मुंह में डाल दिया, आंख में डाल दिया है, कान में डाल दिया है लोग तेजाब।
इस मामले में मृतक कप्तान शाह की पत्नी के साथ ही दूसरे पक्ष के रितेश पुरी और मनीष पुरी भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। उन दोनों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। अब कार्रवाई क्या हुई है ये जान लीजिए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दूसरे पक्ष से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें और भी जो लोग फरार चल रहे हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव में तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए फिलहाल गांव में पुलिस की टीम तैनात है। और चलिए अब खबर आपको गुजरात से बताने जा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा एजेंसियों को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पाकिस्तान से एक ड्रग्स की खेप एजेंसी ने पकड़ ली और इस कार्रवाई में 6 विदेशी तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। समंदर के बीच एक नाव और उसके पीछे इंडियन नेवी का जहाज। ये कोई चोर पुलिस का खेल नहीं, बल्कि पाकिस्तान की बड़ी साजिश है, जिसे वो समंदर के जरिए सफल बनाने में जुटा है। दरअसल पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय जांच एजेंसियों ने एक बार फिर भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की, साथ ही 6 विदेशी तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। समंदर के बीच दबोची गई नाव में 80 किलोग्राम ड्रग्स थी, जिसकी कीमत 480 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पिछले 3 सालों में ये 10वीं गिरफ्तारी है। सभी विदेशी पैडलर्स के पाकिस्तानी नागरिक होने की आशंका जताई जा रही है। सभी को पोरबंदर पोर्ट पर लाया गया है। बता दें कि अभी 2 हफ्ते पहले ही 2000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई थी। खबरों के मुताबिक कोस्ट गार्ड, ATS और NCB ने मिलकर अब तक करीब 517 किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। मतलब ये कि 3135 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। देश के इंदौर से है, जहां अमरोहा से है, जहां गांव में 2 शावकों को देखा गया। उसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ। जहां शावकों का वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीण अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है गांव वाले काफी ज्यादा डरे हुए हैं। गुस्से में है। अमरोहा के नौगांवा सादात थाना इलाके में तेंदुए के 2 शावक देखे गए हैं। खेत में टहल रहे तेंदुए के 2 शावकों का ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में तेंदुए के 2 शावक खेत में टहलते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों को देखकर दोनों शावक गन्ने के खेत में घुस गए। गांव में रहने वाला एक शख्स खेत पर गया था, तभी उसने खाली खेत से तेंदुए के 2 शावकों को गन्ने के खेत में जाते हुए देखा। शावकों को देखकर उसके होश उड़ गए। आनन फानन में मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। शावकों की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। वन विभाग की टीम ने भी छानबीन की, लेकिन दोनों शावक, ग्रामीण और वन विभाग किसी को नहीं मिले। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है कि मादा तेंदुआ अपने दोनों शावकों को लेकर बिजनौर क्षेत्र में चली गई हो। साथ ही ग्रामीणों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। और आगे